बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील ऑफ द सेल की वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज बेसिकली द हार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का दिल होता है, ठीक है। बहुत सारे जो मेन फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना वो न्यूक्लियस का काम होता है। तो ये सेल के लिए बहुत अहम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील होता है। इसकी बात आज करेंगे। तो जहां तक न्यूक्लियस का ताल्लुक है, इसके बारे में जिस तरह मैंने आपको कहा कि इट इज व्हाट, इट इज द हार्ट ऑफ द सेल। सेल का हार्ट कहलाता है ये। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, वेदर एनिमल और प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल, और इस तरह प्लांट की बात भी करेंगे, प्लांट सेल। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में मौजूद होता है। इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं, जिस तरह का अगर हम मसल सेल ले लें तो उसमें नहीं होता। बाकी काफी सेल्स जो है, अक्सर जो एनिमल सेल्स हैं उनमें ये सेंटर में पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो ये सेंटर में नहीं होता। इट इज पुश्ड टू अ साइड। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है हायर प्लांट्स में। इसी वजह से जो है न्यूक्लियस एक साइड की तरफ जो है वो पुश हो चुका होता है। इसके अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट विच इज नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन ने इसको 1831 में डिस्कवर किया था, 1831 में। अच्छा, डिपेंड करता है द बेसिस ऑफ स्पीशीज एंड टाइप ऑफ सेल। इसकी तादाद जो है एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इट्स नंबर मे बी 1 और मोर, एक भी और एक से ज्यादा भी। अगर एक से ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह अगर हम कुछ प्लांट्स उनमें से प्लांट्स में से या अगर हम ले लें फंजाई ज्यादातर, तो फंजाई में हमारे पास कुछ ऐसे मेंबर्स हैं कि उनके सेल्स में या हाइफी, वहां पे हाइफी लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, उसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है। बाज में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, उसको बाइन्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक कहते हैं। और बाज में जो है 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितने हैं। अगर इफ देयर आर 2 न्यूक्लियाई, अगर एक न्यूक्लियस है तो फिर तो मोनोकैरियोटिक या यूनिन्यूक्लिएट सेल उसे कहते हैं। अगर 2 न्यूक्लियाई हैं तो फिर इसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएटेड और डाइकैरियोटिक, या इसे डाइकैरियोटिक सेल भी कहते हैं उस सेल को जिसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगर मोर है, अगर इससे ज्यादा है, मोर न्यूक्लियाई, मोर देन 2, तो फिर ऐसे सेल्स को फिर हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। then that is called as multi nucleated cells, या याद रहे इसको सिनोसाइटिक भी कहते हैं। जब मेन न्यूक्लियाई मौजूद हो तो इसको सिनोसाइटिक का नाम भी दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने वो न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियाई मौजूद है एक सेल में, उस लिहाज से जो है। अगर सिंगल हो तो फिर उसको यूनिन्यूक्लिएटेड या मोनोकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। तो ये जनरल न्यूक्लियस के बारे में। इस तरह न्यूक्लियस के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। इसमें सबसे बाहर एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरह इसके अलावा इसके अंदर फिर एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें न्यूक्लियोलस और इसी तरह द क्रोमोसोम्स
तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं एक न्यूक्लियस के, हमने डायग्राम इधर ड्रा किया हुआ है। इसमें एक एक करके जो है ना मुख्तलिफ पार्ट्स पूरे एक्सप्लेन करेंगे, पूरे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अगर आप देख लें तो द न्यूक्लियस, दिस इज अ होल न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। एक डबल मेम्ब्रेन में जो है ये न्यूक्लियस क्या है, बंद है। दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनवेलप, इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब मैंने कहा कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो मतलब दो मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आउटर और इनर दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस मौजूद है, दिस स्पेस इनसाइड इट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस इसे कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर जो है दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस पाया जाता है, इसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो न्यूक्लियस है, जगह जगह पे इसके जो दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और इनमें जगह जगह पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनमें जगह जगह पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब ये अगर आप देख लें तो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। अच्छा, पोर से वैसे जहन में बात आती है कि ये एक सुराख होता है और उसमें मतलब जिस तरह एक टोटली परमिएबल वो हमारे पास होता है, उसी तरह जो है ना इससे भी ये भी टोटली परमिएबल होगा और सारी चीजें पास होंगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का मैं जो है ना जरा सा कंसेप्ट क्लियर करूं, यहाँ पे क्या होता है कि ये मुकम्मल टोटली परमिएबल नहीं होता। दिस न्यूक्लियर पोर इज सेमी परमिएबल, दिस इज सेमी परमिएबल। रीजन क्या है, व्हाई इज इट सेमी परमिएबल? होना तो चाहिए कि पोर है, न्यूक्लियर पोर है तो ये टोटली परमिएबल हो। बेसिकली होता यह है कि ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स दे आर deposited with the special kind of proteins which are called as nucleoporins। खास किस्म के प्रोटीन्स इनमें लगे होते हैं, जैसे कि फर्ज के अगर ये मैं बनाऊं, ये एक प्रोटीन है, इस तरह प्रोटीन इसमें होते हैं और लॉन्ग चैनल प्रोटीन्स ये कहलाते हैं। दीज प्रोटीन्स अलाउ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम, ठीक है, इनसे जो है सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स पास होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोरिन्स, न्यूक्लियोपोरिन्स या न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स खास किस्म के प्रोटीन्स हैं जो यहाँ इनमें जगह जगह मौजूद होते हैं, और यही प्रोटीन्स क्या करते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर को सेलेक्टिव बनाते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियर पोर का? तो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है कि ये बाहर देखे ना, ये पूरा न्यूक्लियस, इसके बाहर साइटोप्लाज्म होगा, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के दरमियान कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो काम इसी का है। अगर चीजें यहाँ पर इसके राइबोसोम्स या उसके प्रिकर्सर बनते हैं, उन्होंने आना है साइटोप्लाज्म में, तो थ्रू देम इसको जो थ्रू न्यूक्लियर पोर्स इसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। या अगर फर्ज किया मैसेंजर आरएनए बनता है तो न्यूक्लियर पोर के जरिए निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, या कुछ खास किस्म के लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स अंदर आते हैं तो वो भी इसी के तरह के जरिए। तो ये इसका न्यूक्लियर पोर्स का जो है फंक्शन है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिहाज से एक और चीज मैं बता दूं, इसके बाहर सरफेस पे कहा जाता है कि कुछ इस तरह ग्रेन्यूल्स वो लगे होते हैं, लाइक दिस, इस तरह दाने होते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स है ये। तो मतलब ये हुआ कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मौजूद है, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर सतह पे सरफेस पे अटैच भी होते हैं।
इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये देखिए ना, ये फिर इसके फिर इस तरह ये अटैच होते हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिर इसका क्या है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के साथ क्या है, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड। इसी की वजह से इसका सरफेस रफ बन जाता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा आते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल स्पेस पाया जाता है, लाइक दिस फॉर एग्जांपल दिस स्पेस। इसके अंदर ये जो स्पेस है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दूसरा हमारे पास हिस्सा जो है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, दैट इज अ स्पेशल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ठीक है, ग्राउंड या ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके कंपोजिशन को अगर हम देख लें तो कंपोजिशन के लिहाज से इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, वाटर पाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिस तरह के डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये अंदर डीएनए रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इनमें जो है दरकार होते हैं, तो ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स इनमें जो है पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नए न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए बनाने के लिए दरकार होते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये चीज़ें क्या है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से क्या है कि बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। दिस इज अबाउट द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस। अगर आप देख लें यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लाइक दिस वन। तो ये क्या चीज है, ये जो है एक डार्कली स्टेनिंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसे कहते हैं। न्यूक्लियोलस भी डिपेंड करता है, बाज सेल में ये एक होता है और बाज में ये एक से ज्यादा, मोर देन वन पाए जाते हैं। तो या एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, या मोर देन वन न्यूक्लियोलाई वो सेल के अंदर जो है या न्यूक्लियस के अंदर वो मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, स्ट्रक्चर के लिहाज से न्यूक्लियोलस जो है ये अगर हम थोड़ा सा ड्रा करें इधर इसको, फर्ज किया ये एक न्यूक्लियोलस है, तो इसका बाहर वाला पोर्शन जो है ये बाहर थोड़ा सा ग्रेनुलर होता है, बाहर वाला पोर्शन ग्रेनुलर होता है। द पेरिफेरी इज अ लिटिल बिट ग्रेनुलर, ठीक है, ये ग्रेनुलर है क्योंकि इसमें राइबोसोमल यूनिट, सब यूनिट्स पाए जाते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स, जिससे बाद में राइबोसोम्स बन जाते हैं। और अंदर सेंटर में जो है ये थोड़ा सा फाइब्रिलर होता है, द सेंटर इज फाइब्रिलर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंटरनल पार्ट इज फाइब्रिलर। अब ये फाइब्रिलर क्यों है, इसलिए कि इसमें जो है आरएनए, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए, ये आरएनए और डीएनए ये पाए जाते हैं। लिहाजा अगर न्यूक्लियोलस के उसके बारे में हम बात करें, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है बेसिकली इसका फंक्शन ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस में जो है ये हेल्प करते हैं, राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आपको बता दूं, जब सेल साइकिल में दो मेन फेज है, इंटरफेज, रेस्टिंग फेज और सेल डिवीजन फेज। तो जिस वक्त सेल डिवीजन होता है उस दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, जिस वक्त सेल इंटरफेज से पास हो रहा होता है तो न्यूक्लियोलस उस वक्त बन जाता है, ठीक है, ये उस वक्त बन जाता है। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस, द थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। आखिरी जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है, दैट इज दिस वन विच इज नेम्ड एज द क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन, या याद रखें इसको हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं।
कब ये क्रोमेटिन्स कहलाते हैं, कब ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं? बेसिकली जिस वक्त सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता है तो उस दौरान अनकंडेंस्ड फॉर्म में लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट्स या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, जिनका क्या है मेन केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें डीएनए और प्लस प्रोटीन्स हैं, डीएनए और प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन्स इसमें स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाते हैं। डीएनए इसमें कहा जाता है कि 40% इसमें डीएनए होता है और 60% इसमें इस क्रोमेटिन मटेरियल में ये प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स फर्दर फिर जो है वो क्या है कि 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा क्रोमोसोम के साथ रिलेट करते हैं कि क्रोमोसोम क्या चीज है। मैंने कहा कि अनकंडेंस्ड फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म में जब ये होता है ड्यूरिंग इंटरफेस, तो ये क्या है, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। जिस वक्त सेल डिवीजन शुरू होता है प्रोफेस के दौरान, तो ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये कॉइल्ड हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, विड्थ में ज्यादा हो जाते हैं और कॉइल्ड हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस दौरान इनसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये केमिकल कंपोजिशन फिर क्रोमोसोम्स का भी होता है। दिस इज ओनली द कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाते हैं और कॉइलिंग इसकी काज हो जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, तो उस दौरान फिर ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। वही इसमें 40% डीएनए और 60% जो है इसमें वो क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स फर्दर फिर 5 किस्म के हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स फिर 5 किस्म के हैं। H1, इसी तरह H2 में 2 होते हैं, H2A एंड H2B, इसी तरह H3 एंड H4। तो 1 2 3 4 5 ये 5 किस्म के हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। कभी कभार H1 को H5 भी कहा जाता है। ये 5 किस्म के हिस्टोन प्रोटीन जो है, इनमें ये 4 जो है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये मेन कोर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम जो है स्पेशल यूनिट्स है जिससे पूरा क्रोमोसोम फिर बनता है कंडेंसेशन पे या सुपर कॉइलिंग के जरिए। तो मेन कोर जो है वो ये 4 बना लेते हैं और उस पे डीएनए फिर रैप हो जाता है, डीएनए टर्न का लेता है। तो डीएनए इनके साथ अटैच करने के लिए इसके ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है जिसके जरिए इसको लिंक किया जाता है। वो जो पट्टी है वो H1 प्रोटीन है। इसी वजह से H1 को हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं या लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। और ये 4 जो हैं these are called as core histones, these are called as core histones। इनको कोर हिस्टोन्स का नाम दिया जाता है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम्स का। वैसे अगर हम स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का लेना चाहें तो पूरा क्रोमोसोम जो है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में जो है वो क्या है कि सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज के दौरान होता है। उस दौरान इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उस दौरान इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह 2 आर्म्स होते हैं, 2 बाजू होते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। इन बाजुओं को हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये दोनों जो बाजू हैं ये आपस में अटैच होते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल कनेक्शन के जरिए अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। एक जगह पे ये कंस्ट्रक्शन काज करते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो याद रहे इसका ये एक बाजू जो है इसे कहते हैं क्रोमेटिड, इसे क्रोमेटिड कहते हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमेयर के जरिए अटैच हैं। अब इस सेंट्रोमेयर के अंदर जो है, याद रहे, इस सेंट्रोमेयर के अंदर 2 प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। इसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का काम क्या है, ये जिस वक्त सेल डिवीजन होता है स्पेंडल फाइबर्स पे ये अटैच होते हैं, तो स्पेंडल फाइबर्स के साथ अटैच होने में ये रोल प्ले करते हैं। एक स्पेंडल फाइबर ये और एक ये। दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज अ स्पेंडल फाइबर। ये एक स्पेंडल फाइबर है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो सेंट्रोमेयर है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि कभी कभार इसके अलावा भी एक कंस्ट्रक्शन बनता है। यानी जैसे कि फिर इसके मैं अगर
ये वाला क्रोमेटिड ले लूं तो ये क्रोमेटिड जो है इस पे इस तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसकी बात बाद में करते हैं। लेकिन अगर आप देख ले इस तरह एक कंस्ट्रक्शन यहां बन रहा है, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया एंड दिस वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमेयर के अलावा एक कंस्ट्रक्शन बनता है, सही है। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। इसे सैटेलाइट कहते हैं, इसे सैटेलाइट कहते हैं। और इसका आखिरी इसका एंड जो है दैट इज कॉल्ड एज टेलोमेयर, दैट इज कॉल्ड एज टेलोमेयर। तो सैटेलाइट के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है दैट इज व्हाट, दैट डीएनए इज यूजलेस, दैट इज व्हाट यूजलेस डीएनए। एंड दिस यूजलेस डीएनए में आल्सो बी कॉल्ड एज जंक डीएनए। इसे जंक डीएनए भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है कि कोडिंग नहीं करता, नॉन कोडिंग डीएनए है, ये यूजलेस डीएनए है। तो सैटेलाइट में जो है नॉन कोडिंग डीएनए या यूजलेस डीएनए होता है। अब ये जो सैटेलाइट है ये यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है दिस गिव्स राइज व्हाट, दिस गिव्स राइज टू द न्यूक्लियोलस, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियोलस जो है दिस गिव्स राइज टू द न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस जो है वो इट गिव्स राइज टू द न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसका वो क्या है कि डिस्कशन ऑन द क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो है जिस तरह हमने न्यूक्लियोलस के बारे में यहाँ कहा कि इट इज डार्कली स्टेनिंग बॉडी, क्रोमोसोम भी एक डार्कली स्टेनिंग बॉडी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके अगर आप डिस्कवरी नोट करना चाहें ना क्रोमोसोम डिस्कवरी के लिहाज से, तो डिस्कवरी के लिहाज से जो है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको ऑब्जर्व किया था। और ये जो नाम है, नाम क्रोमोसोम, द टर्म क्रोमोसोम वाज यूज्ड बाय वाल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम यूज किया था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन बॉडी। सो दिस मीन के क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। तो ये लफ्ज जो है असल में ये डीप कलर लेते हैं जब हम मुख्तलिफ किस्म के वो कलर स्टैंड्स यूज करते हैं, इसके लिए, तो इसी वजह से इसको कलर्ड बॉडी वो कहा जाता है। अब ये जो स्टैंड्स इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या क्या है कि कलर्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना एसिटो कार्मिन और एसिटो ऑर्सिन स्टैंड्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये उसको रिसीव कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उस क्रोमेटिन मटेरियल में कुछ पोर्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा डीप कलर ले लेता है और कंडेंस रीजन होता है, ठीक है। और कुछ रीजन ऐसा है जो अनकंडेंस है और वो मतलब ये है कि डीप कलर नहीं लेता। तो जो डीप कलर, जो पार्ट इसका डीप कलर नहीं लेता वो इसका कोडिंग पार्ट है, उसकी एक्सप्रेशन होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रू क्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन यानी ट्रू क्रोमेटिन यही है जो कलर पूरा वो मतलब ये है कि डेंस कलर नहीं लेता, डार्क नहीं बनता। और जो हिस्सा इसका बहुत कंडेंस है और डार्क कलर लेता है, बिकम्स डार्कर, वो पोर्शन जो है क्रोमेटिन का दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये इसके फिर क्रोमोसोम के वो क्या है कि दो हिस्से बनते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूरा डिस्कशन हो गया न्यूक्लियस और इसके ऑर्गेनाइजेशन और इसके स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में। आखिर में अगर हम इसके फंक्शन डिस्कस करना चाहें तो दो तीन इसके मेन फंक्शन बनते हैं। एक तो ये है कि ये हमने जिस तरह न्यूक्लियोलस में कहा ना कि ये राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो एक फंक्शन ये हो गया। मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाना, वो भी इसी का फंक्शन एक तरह का बनता है क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ बनते हैं और वो फिर प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, डीएनए है और वो जीन्स बनाते हैं।
तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी इसका हेल्प है, लिहाजा हेरिडिटी में भी, इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जीन्स और कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसमें भी इसका हेल्प है, रोल ये प्ले करता है। और इसके अलावा क्या है कि इट गिव्स अ स्पेस फॉर द जीन्स और जेनेटिक makeup or the main genome which is present here inside the nucleus। तो ये भी एक फंक्शन है कि इसके अंदर जीन्स मौजूद हैं। और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल होल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के सारे जितने भी हिस्से हैं और साथ साथ में सारे एक्टिविटीज ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस। इसी तरह जो है न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक डिस्कस हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।